तो मूवी की शुरुआत फैंटास्टिक फोर के बैक्स्टर बिल्डिंग से होती है और यही बिल्डिंग फैंटास्टिक फोर का ऑफिस, घर और लैब सब कुछ है। और इसी बिल्डिंग के अंदर हम फैंटास्टिक फोर के रीड रिचर्ड और उसकी वाइफ सू स्टॉर्म को देखते हैं। और इतना ही नहीं, उनके फेस पर काफी ज्यादा नर्वसनेस भी हमें देखने को मिलती है। और ऐसा इसलिए था क्योंकि सू स्टॉर्म अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कर रही थी, जिसके बाद टेस्ट के पॉजिटिव होने पर सू सीधे रीड के पास आके उसे ये गुड न्यूज देती है कि वो प्रेग्नेंट है। इतना सुनते ही रीड काफी ज्यादा खुश हो जाता है और इनकी खुशी का ठिकाना इसलिए भी नहीं था क्योंकि इनकी मैरिज को बहुत साल हो गए थे और इनका कोई भी बच्चा नहीं था। इसके बाद एक शो की मदद से हमें फैंटास्टिक फोर के सारे मेंबर्स और उन्हें पावर कैसे मिली इसके बारे में बताया जाता है। तो उस शो का होस्ट सबको बताता है तो इन फैंटास्टिक फोर को पावर 4 साल पहले एक स्पेस मिशन के दौरान मिले थे। तो आज से ठीक 4 साल पहले रीड रिचर्ड, उसकी वाइफ सू स्टॉर्म और उसकी वाइफ का भाई जॉनी स्टॉर्म और इन तीनों का दोस्त बेन ग्रिम एक स्पेस मिशन के लिए जाते हैं। और इस मिशन के पीछे इनका मेन मकसद था कि वो आउटर स्पेस में अपने जैसे ही और स्पीसीज को ढूंढ सके। लेकिन जैसे ही ये लोग स्पेस में जाते हैं इन सबके साथ एक एक्सीडेंट हो जाता है क्योंकि ये जिस स्पेसशिप से स्पेस में आए हुए थे वो स्पेसशिप सीधे कॉस्मिक स्टॉर्म से टकरा जाता है। और स्टॉर्म के चपेट में आने पर इन सबके डीएनए में काफी ज्यादा बदलाव हो जाते हैं, जिससे इन लोगों की जान तो नहीं जाती मगर इन्हें काफी ज्यादा सुपर पावर्स मिल जाते हैं। और अपने अपने सिचुएशंस और बॉडी के अकॉर्डिंग इन चारों को अलग अलग पावर्स मिल जाती है, जिसमें रीड रिचर्ड को मिलती है अपने आप को स्ट्रेच करने की पावर, मतलब उसकी बॉडी जितना चाहे उतना स्ट्रेच कर सकती है। इसके साथ ही सू स्टॉर्म को इनविजिबल होने और फोर्स फील्ड बनाने की पावर्स मिलती है। जॉनी स्टॉर्म को पावर मिलती है आग को कंट्रोल करने की, जिसमें वो आग को एब्सॉर्ब, फायर और बाकी सब कुछ कर सकता था। और इन तीनों के अलावा बेन ग्रिम को पावर मिलती है सुपर स्ट्रेंथ की। और बेन ग्रिम के पास स्ट्रेंथ तो आ जाती है मगर उसकी पूरी की पूरी बॉडी भी पत्थर की बन जाती है। तो मिशन कंप्लीट करने के बाद जैसे ये लोग वापस अर्थ पे आते हैं तब अर्थ के लोगों को ये पता चल जाता है कि अब ये लोग कोई नॉर्मल एस्ट्रोनॉट नहीं रह गए, ये अब हमारे सुपर हीरोज बन चुके हैं। और तब से लेकर अब तक ये फैंटास्टिक फोर की टीम अपने पावर्स का यूज लोगों की भलाई के लिए करते आ रहे हैं। तो प्रेगनेंसी की न्यूज सुनकर जॉनी और ग्रिम भी काफी ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन यहाँ पर रीड अभी भी काफी ज्यादा परेशान था क्योंकि रीड को अभी भी ऐसा लग रहा होता है कि उनके सुपर पावर का कोई बुरा इफेक्ट उनके बेटे पर ना हो। और यही रीजन है कि रीड एक के बाद एक बहुत सारे टेस्ट सूजन के ऊपर परफॉर्म करता है, लेकिन उसे कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नजर नहीं आती और वो बच्चा एकदम से नॉर्मल रहता है। इसी बीच हमें दिखाया जाता है कि फैंटास्टिक फोर की टीम को स्पेस से अलग अलग और नए तरीके के सिग्नल्स मिलने लग जाते हैं और उन सिग्नल्स में ऐसी आवाजें थी जो कि इनके समझ से बाहर थी, जिस वजह से जॉनी उन सब आवाजों को डिकोड करने के काम में लग जाता है। तो इसके कुछ टाइम बाद जब ये लोग फैमिली डिनर एंजॉय करने ही वाले थे कि इतने में इन्हें स्पेस से कुछ आता हुआ नजर आता है और वो कोई और नहीं बल्कि सेलेबल AKA सिल्वर सर्फर थी। तो उसको न्यूयॉर्क में आता देख के सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं कि आखिरकार अब नहीं कौन सी मुसीबत आ गई। और फैंटास्टिक फोर भी उसे एज अ थ्रेट देखते हुए फौरन वहाँ पर पहुंच जाती है। तो फैंटास्टिक फोर के सामने आने के बाद सेलेबल उनको बताती है कि मैं गैलेक्टस की हेराट हूँ और गैलेक्टस यहाँ आने वाला है। गैलेक्टस एक कॉस्मिक एंटिटी है जो कि यूनिवर्स में बैलेंस बनाए रखने के लिए अलग अलग प्लैनेट्स को कंज्यूम करता था और सिल्वर सर्फर उसके लिए सही प्लैनेट ढूंढने का काम किया करती थी। और इससे पहले कि गैलेक्टस वहाँ पे जाए, सिल्वर सर्फर का काम था कि उस प्लैनेट वालों को पहले से वार्न कर दिया जाए कि उनका आखिरी समय आ गया है। सिल्वर सर्फर कहती है कि तुम्हारा आखिरी समय आ चुका है और तुम्हें अपना आखिरी समय काफी अच्छे तरीके से जी लेना चाहिए। जिसके बाद सिल्वर सर्फर वहाँ से जाने लगती है मगर जॉनी उसके पीछे चला जाता है और इससे पहले वो जॉनी को नीचे फेंकती वो उससे अपने लैंग्वेज में कुछ कहते हुए जाती है। सिल्वर सर्फर की ये लैंग्वेज ठीक उसे सिग्नल से मेल खा रही थी जिसकी स्टडी जॉनी स्टॉर्म कर रहा था। तो पूरी दुनिया सिल्वर सर्फर की उस वार्निंग को मानने के लिए तैयार ही नहीं थी, जिस वजह से रीड इस पर रिसर्च करने का डिसीजन देता है। और कुछ दिनों के इंटेंस रिसर्च वर्क के बाद रीड फाइनली ये पता लगा लेता है कि स्पेस में वाकई में कुछ ऐसे प्लैनेट्स हैं जो कि देखते ही देखते इनके ऑब्जर्वेशन से गायब हो गए और उन सभी प्लैनेट की जगह पर सिल्वर सर्फर के एनर्जी सिग्नेचर्स मौजूद थे। मतलब साफ था कि उन प्लैनेट्स के गायब होने से पहले सिल्वर सर्फर उन पे जरूर गई है, जिससे रीड ये समझ जाता है कि इन्हें सिल्वर सर्फर को हल्के में नहीं लेना चाहिए। जिस पर रीड एक प्लान बनाता है कि क्यों ना गैलेक्टस के यहाँ पे आने से पहले हम खुद गैलेक्टस के पास जाएं ताकि ये सब उनसे बात करके गैलेक्टस वाला मैटर वहीं पे सॉल्व कर सके। जिसके बाद फैंटास्टिक फोर की टीम प्रेस कॉन्फ्रेंस से पूरी दुनिया को बता देते हैं कि हम सब इस दुनिया को बचाने के लिए गैलेक्टस से निपटने जा रहे हैं। तो गैलेक्टस को ढूंढने के लिए रीड का प्लान सिंपल था, वो सिल्वर सर्फर के एनर्जी सिग्नेचर्स का पीछा करते हुए सीधे उस जगह तक जाएंगे जहाँ पे ये सिग्नल्स अभी भी लाइव हैं। तो क्योंकि सिल्वर सर्फर के एनर्जी सिग्नेचर्स काफी दूर दूसरे गैलेक्सी से आ रहे थे तो वहाँ तक जाने के लिए फैंटास्टिक फोर अपने लाइट स्पीड इंजन का हेल्प देते हैं और इस लाइट स्पीड इंजन को रीड ने पहले ही बनाकर स्पेस में रख दिया था। जिसके बाद ये चारों स्पेसशिप में बैठकर अर्थ के ऑर्बिट पे पहुंचते हैं और वहाँ पे अपने लाइट स्पीड इंजन से डॉक करते हैं। जिसके बाद उस लाइट स्पीड इंजन का यूज करके फैंटास्टिक फोर सीधे पहुंच जाते हैं उसी ग्रह तक। तो वहाँ पहुंचते ही इनके सामने एक बहुत ही बड़ा प्लेनेट होता है जिसके अंदर से सिल्वर सर्फर की एनर्जी सिग्नेचर्स इन्हें मिल रहे थे। जिसके बाद उस प्लेनेट को तोड़ता हुआ एक बहुत ही बड़ा स्पेसशिप निकलता है
और वो स्पेसशिप उस प्लेनेट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करके उनके सारे एलिमेंट्स को अपने अंदर ले लेता है। जिसके बाद इन्हें पता चलता है कि वो स्पेसशिप असल में गैलेक्टस का था और वो स्पेसशिप एक जायंट मशीन की तरह थी जो कि प्लेनेट के पूरे रॉ मटेरियल्स को गैलेक्टस के फूड में बदल के उसके बॉडी तक पहुंचाने का काम करते थे। जिसके बाद गैलेक्टस का स्पेसशिप फैंटास्टिक फोर के स्पेसशिप को डिटेक्ट करके उसे अपने अंदर खींच लेती है। जिसके बाद सिल्वर सर्फर वहाँ पे आती है और उनसे बोलती है कि गैलेक्टस तुमसे मिलना चाहता है और तो और उनसे ये भी कहती है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। जिसके बाद जॉनी को हो रही थी चुल और वो सीधे सिल्वर सर्फर से पूछे चला जाता है कि आखिरकार तुमने उस दिन क्या कहा था। जिस पर सिल्वर सर्फर कहती है कि अपनों के संग मिटो। जिसके बाद सिल्वर सर्फर उन चारों को गैलेक्टस के सामने पेश करती है तो गैलेक्टस फैंटास्टिक फोर से कहता है कि करोड़ों साल पहले मैं भी एक छोटा सा क्रीचर था, लेकिन फिर उसे किसी कारणों से एक ऐसी पावर मिली जिससे वो एक कॉस्मिक एंटिटी तो बन गया, लेकिन ये पावर उसके लिए किसी कर्स से कम नहीं थी। और यही रीजन है कि गैलेक्टस को हर पल कॉस्मिक भूख लगी होती है जो कि अरबों प्लैनेट्स को खाने के बाद भी कम नहीं होने वाली। और यही रीजन है कि गैलेक्टस अपने इस कर्स से आजाद होना चाहता था और इसका रास्ता अब गैलेक्टस को मिल चुका था। तो गैलेक्टस जैसे ही फैंटास्टिक फोर के मेंबर्स को स्कैन कर रहा था तो उसे सू स्टॉर्म के पेट में एक ऐसी ताकत नजर आती है जो कि गैलेक्टस की ओवरऑल पावर से कई गुना ज्यादा थी। और इसलिए वो उन चारों से कहता है कि वो बच्चा कॉस्मिक लेवल पावर पॉसेस करता है और जिसे मैं अपना ये कर्स देके इस कर्स से आजाद होना चाहता हूँ। लेकिन रीड को गैलेक्टस की बातों पे जरा सा भी यकीन नहीं होता क्योंकि उसने बहुत सारे टेस्ट ऑलरेडी कर रखे थे और कोई भी टेस्ट ये नहीं बताते कि वो बच्चा इस लेवल का पावर पॉसेस करता है, जिस वजह से रीड को वो बच्चा नॉर्मल लग रहा था। तो इसे सुनकर गैलेक्टस कहता है कि ये बच्चा तुम लोगों से अपनी पावर छुपा रहा है। वो आगे ये भी कहता है कि अगर फैंटास्टिक फोर अपने बेबी को इनके हवाले कर दे तो वो अर्थ को छोड़ देगा। जिस पर रीड और सू उसे मना कर देते हैं और वो सब वहाँ से लड़ते झगड़ते वापस अर्थ की तरफ आ जाते हैं। जिस पर सिल्वर सर्फर उनका पीछा करने लग जाती है और इतना ही नहीं वो लाइट स्पीड इंजन का भी मुकाबला करते हुए ऑलमोस्ट उनके स्पेसशिप के अंदर तक पहुंच ही जाती है। इसके साथ ही वो वर्म होल के अंदर भी चली आती है और वो एक के बाद एक अपने मूव से फैंटास्टिक फोर का पीछा करती रहती है। इसी दौरान सूजन को लेबर पेन भी स्टार्ट हो जाता है और सिल्वर सर्फर उस बच्चे को लेने के लिए खुद भी कर सकती थी। तो इस सिचुएशन को देखते हुए रीड फौरन अपने स्पेसशिप को वर्म होल से बाहर निकालता है। वो सीधे एक ब्लैक होल के पास आ जाते हैं। जिसके बाद रीड और बेन ग्रिम अपने चालाकी दिखाते हुए उस ब्लैक होल के करीब जाकर सूजन को इस स्पेसशिप को गायब करने के लिए कहती है। जिससे होता यह है कि सिल्वर सर्फर ब्लैक होल के ग्रेविटी पे फंस जाती है और वहाँ से वो कुछ दिनों तक तो बाहर नहीं निकल पाती। इधर सूजन स्पेसशिप में ही अपने बेटे फ्रैंकलिन को जन्म देती है। जिसके बाद वो सबके सब अर्थ पे वापस आते हैं जहाँ पे अर्थ के लोग ये सोच रहे थे कि वो लोग गैलेक्टस को हरा के आ रहे हैं। जिस पर रीड सबके अरमानों पे पानी फेरते हुए कहता है कि हमने ऐसा नहीं किया और गैलेक्टस से हमारी बातचीत नाकाम रही क्योंकि गैलेक्टस की डील ऐसी थी जो कि ये लोग पूरा नहीं कर सकते थे। और ये सुन के वहाँ पे मौजूद सबके सब लोग इतना ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि आखिरकार तुमने अर्थ को बचाने के लिए अपने बेटे का सौदा क्यों नहीं किया। जिसके बाद हर जगह फैंटास्टिक फोर को अपोज किया जाता है और देखते ही देखते सब लोग उनसे नफरत करने लग जाते हैं। और अब धीरे धीरे रीड को भी ऐसा लग गया था कि उनका सोचना सही है और हमें अपना बच्चा गैलेक्टस को दे देना चाहिए। लेकिन सूजन इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी और वो रीड से काफी ज्यादा गुस्सा भी हो जाती है। जिसके बाद सूजन एक दिन सबके सामने आकर कहती है कि वो अपने बच्चे को बचाने के साथ ही इस दुनिया को भी कुछ नहीं होने देगी और आगे जो कुछ भी परेशानियां उनके सामने आने वाली है हम लोग सब मिलके उसका सामना करेंगे। और अब क्योंकि गैलेक्टस को यहाँ पे आने में काफी टाइम बचा हुआ था जिस वजह से रीड को यह आइडिया आता है कि क्यों ना ये अर्थ को ही टेलीपोर्ट कर दे किसी दूसरे गैलेक्सी में और वहाँ गैलेक्टस कभी पहुंच ही ना पाए। और रीड ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि उसने कुछ समय पहले एक ऐसा टेलीपोर्टेशन डिवाइस बनाया था जिसकी मदद से वो एक चीज को दूसरी जगह पे टेलीपोर्ट कर सकता था। और यही रीजन है कि वो उस डिवाइस को बड़े लेवल पे बना के पूरे अर्थ को ही टेलीपोर्ट करने की बात कर रहा था। और अब क्योंकि अर्थ को टेलीपोर्ट करने की बात हो रही थी तब उनका काम एक मशीन से तो होने वाला ही नहीं था, जिस वजह से अर्थ के बहुत सारे सिटीज में एक के बाद एक बहुत सारे मशीन बनाए जाते हैं जिससे टोटल मिलाकर पूरे के पूरे अर्थ को टेलीपोर्ट किया जा सके। और इस टेलीपोर्टेशन डिवाइसेस को बनाने के लिए पूरी की पूरी दुनिया एक होकर दिन रात मेहनत करने लग जाते हैं। और देखते ही देखते महीनों की मेहनत के बाद फाइनली वो ब्रिजेस बन के तैयार भी हो जाते हैं। और इसी दौरान जॉनी अभी भी उस लैंग्वेज को डिकोड करने में लगा हुआ था और सिल्वर सर्फर की उस एक मीनिंग के बदौलत वो सारे के सारे लैंग्वेज को ही डिकोड कर लेता है। और उस स्पेस से आ रहे सिग्नल्स को डिकोड करने के बाद जॉनी को ये पता लगता है कि ये सिग्नल्स असल में सालाबाल यानी सिल्वर सर्फर के लिए उनके प्लेनेट की तरफ से भेजे जा रहे थे। देखते ही देखते गैलेक्टस का स्पेसशिप धरती के काफी करीब आ जाता है और वो 4 दिनों में अर्थ तक पहुंचने ही वाला था, जिस वजह से रीड उसके आने से पहले ही अपनी मशीन को ऑन करवाने लगता है जिससे दुनिया भर के टेलीपोर्टेशन डिवाइस एक साथ सिंक होकर धरती के चारों ओर एक वर्म होल क्रिएट करने लग जाते
जाते हैं। मगर इससे पहले कि वो वर्म होल क्रिएशन कंप्लीट हो पाता, सिल्वर सर्फर वहाँ पे आके एक एक करके सारे टेलीपोर्टेशन टावर्स को तोड़ने लग जाती है। देखते ही देखते वो पूरी दुनिया में बने हुए टेलीपोर्टेशन डिवाइस को तोड़ देती है, सिवाय न्यूयॉर्क के, क्योंकि जब वो उसे तोड़ने जा रही थी तो जॉनी उसे रोक देता है। और इतने नहीं, वो सिल्वर सर्फर को वो सारी रिकॉर्डिंग सुनाने लग जाता है जो कि सिल्वर सर्फर के होम प्लेनेट से आ रही थी। जॉनी आगे कहता है कि वो जान चुका है कि तुम्हारा असली नाम सालाबाल है और वो जेल्ला नाम के प्लेनेट से बिलोंग करती थी, जिसे गैलेक्टस ऑलमोस्ट खाने ही वाला था। और यही रीजन है कि अपने प्लेनेट को बचाने के लिए सालाबाल उसकी हेराल्ड बन गई और वो तब से लेकर अब तक गैलेक्टस के लिए सूटेबल प्लेनेट ढूंढने के काम में लगी हुई है। जॉनी सालाबाल को उसके प्लेनेट की रिकॉर्डिंग सुना के कहता है कि तुम्हारे प्लेनेट के लोग तुम्हें थैंक यू बोल रहे हैं, क्योंकि सालाबाल ने उनके प्लेनेट को जो बचाया था। फिर जॉनी उन प्लेनेट्स की भी आवाज सिल्वर सर्फर को सुनाने लग जाता है जहाँ पे वो गैलेक्टस को लेके गई थी। उस रिकॉर्डिंग में वो प्लैनेट्स के लोग अपनी जान की भीख मांग रहे थे और उनके तड़पने की भी आवाजें आ रही थी। जॉनी सिल्वर सर्फर से आगे कहता है कि तुमने अपना प्लैनेट तो बचा लिया, मगर हम भी तो वही कर रहे हैं। तो इतना सुनने के बाद सालाबाल फाइनली रियलाइज कर लेती है कि उसके हाथों से कितनी बड़ी गलती हो रही है। यहाँ पर वो आई हुई थी टेलीपोर्टेशन टावर्स को तोड़ने और फ्रैंकलिन को ले जाने के लिए, लेकिन अब उसे इस दुनिया पे दया आने लग जाती है और यही रीजन है कि वो अर्थ से खाली हाथ लौट जाती है। इससे फैंटास्टिक फोर और अर्थ को कुछ समय और मिल जाता है और अब गैलेक्टस को अर्थ पे आने के लिए केवल 2 दिन बचे थे। तो यहाँ पर रीड एक प्लान सजेस्ट करता है, क्योंकि अब सारे टावर्स टूट चुके हैं, हमारे पास केवल एक ही टावर ऑनलाइन है, तो अब हम अर्थ को तो कहीं टेलीपोर्ट नहीं कर सकते, जिस वजह से हमें गैलेक्टस को ही कहीं दूर भेजना होगा। तो रीड का फाइनल प्लान होता है कि वो आगरे टावर के नीचे अपनी बीबी फ्रैंकलिन को रख के गैलेक्टस को लालच दिलाएंगे और किसी तरीके से यहाँ तक लेके आएंगे। और जैसे ही गैलेक्टस उस टावर के नजदीक पहुंचेगा, हम गैलेक्टस को यूनिवर्स के किसी दूसरे कोने में भेज देंगे और वहाँ से गैलेक्टस अपने स्पेसशिप के बिना तो कभी लौट ही नहीं पाएगा। शुरुआत में जॉनी, बेन, सू काफी ज्यादा नाराज होते हैं रीड से कि आखिरकार रीड अपने बच्चे को चारा बनाने वाला है, लेकिन अब उनके पास दुनिया को बचाने के लिए कोई और रास्ता मौजूद नहीं था, या तो ये करो या फिर मरो। एट द एंड सू, जॉनी और बेन भी इस प्लान के लिए मान ही जाते हैं। तो अब आता है सबसे बड़ा चैलेंज कि क्योंकि गैलेक्टस का साइज काफी ज्यादा बड़ा था और वो टावर शहर के बीचों बीच लगा था, तो वो अर्थ पे आने से लेकर इस सिटी के बीचों बीच आने तक बहुत सारे लोगों को रौंदे बिना तो नहीं आ सकता था। इसलिए फैंटास्टिक फोर सिटी के लोगों को बचाने के लिए उन्हें अंडरग्राउंड सबटेरेनियन सिटी, जो कि मोलमैन ने बनाया था, वहाँ पे भेजने का डिसाइड करते हैं। और ये मोलमैन पहले फैंटास्टिक फोर का दुश्मन था, मगर सूजन के समझाने के बाद फाइनली वो मान ही जाता है। तो जिसके बाद गैलेक्टस का शिप जैसे ही अर्थ पे पहुंचता है, तब रीड और सूजन फ्रैंकलिन को क्रेडल पे रख के उसे टावर के नीचे रख देते हैं। जिसके बाद गैलेक्टस उस बच्चे को स्कैन करते हुए वहां तक आ जाता है। तब जॉनी गैलेक्टस का ध्यान भटका के वो क्रेडल उठा के उसके जगह पे एक नकली क्रेडल रख देता है, लेकिन गैलेक्टस अपनी आंखों से सब कुछ देख सकता था और ये रीजन है कि वो ब्रिज के अंदर कदम नहीं रखता और वो सीधे बैक्स्टर बिल्डिंग की तरफ चला जाता है, जिस पर रीड, बेन और जॉनी उसे रोकने की काफी ज्यादा कोशिश करते हैं, पर वो कुछ भी नहीं कर पाते। एट द एंड गैलेक्टस उस बिल्डिंग से बच्चे को उठा लेता है। तब सूजन अपनी पूरी ताकत लगाकर बहुत बड़ी फोर्स फील्ड बनाते हुए गैलेक्टस को टावर की तरफ ढकेलने लग जाती है। इसी बीच रीड गैलेक्टस के हाथों से फ्रैंकलिन को छीन लेता है और वो अपनी मशीन को ऑन कर देता है, जिससे वहाँ पे एक पोर्टल खुल जाता है और देखते ही देखते गैलेक्टस उसके अंदर समा जाता है। लेकिन गैलेक्टस के पावर्स का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वो पोर्टल के अंदर जाने के बावजूद अपने पावर्स के थ्रू ही उस पोर्टल से बाहर आने लगता है। तब जॉनी अपनी फैमिली के लिए अपनी कुर्बानी देने का प्लान करता है और वो अपनी पूरी ताकत से गैलेक्टस को उस पोर्टल के अंदर धक्का देने जैसे ही जा रहा था कि इतने में सालाबाल AKA सिल्वर सर्फर आके उसे रोक लेती है और अब जॉनी की जगह वो खुद गैलेक्टस को धक्का दे देती है। तो अब गैलेक्टस के साथ साथ सालाबाल यानी सिल्वर सर्फर भी उस पोर्टल के अंदर चली जाती है, जिसके बाद वो पोर्टल क्लोज हो जाता है। इससे फैंटास्टिक फोर समझ जाते हैं कि फ्रैंकलिन और ये दुनिया सेफ तो हो चुकी है, लेकिन इधर सूजन ने गैलेक्टस को हराने के लिए अपनी पूरी जान लगा दी थी, जिस वजह से वो यहाँ पे मारी जाती है। रीड उसे बचाने की काफी ज्यादा कोशिश करता है, मगर ऐसा नहीं हो पाता। इसके बाद रीड अपनी बेटी को एक लास्ट बार अपनी माँ के ऊपर रखता है और देखते ही देखते अपनी पावर से अपनी माँ को जिंदा कर देता है। आखिरकार फ्रैंकलिन रिचर्ड के पास बहुत ही ज्यादा कॉस्मिक लेवल की एनर्जी थी, जो कि उसे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में ओमेगा लेवल एंटिटी बना देता है और यही रीजन है कि वो डेथ तक को डिफाई करके अपनी माँ को जिंदा कर लेता है। जिसके बाद न्यूयॉर्क के लोग सबटेरेनियन सिटी से बाहर आकर फैंटास्टिक फोर के साथ ये जीत सेलिब्रेट
सेलिब्रेट करने लग जाते हैं। जिसके बाद यहाँ पे ये मूवी एंड हो तो जाती, मगर एक बार फिर से ये मार्वल मूवी है तो इसमें मिड क्रेडिट या फिर पोस्ट क्रेडिट सीन होना तो जरूरी था। तो इसके मिड क्रेडिट सीन की शुरुआत प्रेजेंट टाइम से 4 साल आगे होती है, जहाँ पे फ्रैंकलिन अब काफी बड़ा हो चुका है और जिसे सूजन एक बुक पढ़कर सुना रही होती है। जिसके बाद वो जैसे ही एक दूसरी बुक लेने के लिए जाती है और तभी अचानक से वहाँ पे कोई अनजान आदमी आ जाता है जिसने ग्रीन कलर का एक क्लोक पहना हुआ था और उसके हाथ में एक मेटल का मास्क भी था और ये आदमी और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर डूम था। तो जिसके बाद टाइटल कार्ड में हमें दिखाया जाता है कि फैंटास्टिक फोर विल बी रिटर्न इन एवेंजर्स डूम्सडे। मतलब इस मूवी के बाद फैंटास्टिक फोर की ये टीम हमें और किसी मूवी में नहीं बल्कि एवेंजर्स डूम्सडे में ही देखने को मिलेगी। तो बस ये थी फैंटास्टिक फोर मूवी की फुल स्टोरी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो हमारे चैनल द मूवी स्टेशन हिंदी को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। दिस इज निखिल यादव एंड साइनिंग ऑफ।